गांव है उनको चाय और पानी पिलाओ भाई, और उनसे निवेदन है 10 मिनट के लिए और बैठ जाए। एक बार जोरदार नारे लगा के सरदार डल्लेवाल जी का हम स्वागत करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाओगे। किसान एकता भाई, आवाज कम आई, इतनी आवाज से बात ना चल, आवाज तेज करो, ये बात ही नहीं मिली गए भाई। थाने कल्याण ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी और फिर भी आवाज नहीं काटोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। अब मैं निवेदन करता हूं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। सत्कारयोग मेरे बहुत ही जुझारू किसान भाइयों, हमारी बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, सबसे पहले फतेह प्रवान कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, मामला ये है कि जैसे हमारे से पहले और भी भाइयों ने बात करी, अभिमन्यु ने बात कही है, 3-4 दिन से मेरी बात अभिमन्यु से होती रही। इसने मुझे ये बताया कि हमारे किडनी के अंदर स्टोन की प्रॉब्लम आई है। मेरा ख्याल है आप सब में से किसी को ये प्रॉब्लम आई हो ना, फिर पता चलता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या करती है। और मैं उसको, उसकी इस हिम्मत को सल्यूट करता हूं कि ऐसे हालात में भी वो आपके बीच है, आपके साथ है और खड़ा होकर लड़ रहा है, अपनी बीमारी की परवाह ना करते हुए। इसी जज्बे से आंदोलन जीते जाते हैं। एक बात हम उस दिन आपसे ये बात कहकर गए थे कि हम प्रयास करेंगे कि आपकी इस बात को, इस मांग को एसकेएम की बड़ी बैठक का हिस्सा बना दिया जाए। और वो 7 फरवरी को जब हनुमानगढ़ के अंदर बैठक हुई है, वहां पे आपकी इस भूमि अधिग्रहण के मामले को एसकेएम की मेन डिमांड में इस डिमांड को भी शामिल कर दिया गया कि आगे की जो हमारी लड़ाई है उसमें ये हमारी मांग साफ है। ये हमने नहीं किया, आपने ये आवाज उठाई है, आवाज उठी है कि ये देश की आवाज बनने जा रही है। जो मनु ने कहा कि लड़ाई लड़ने वालों का कर्म होता है लड़ाई लड़ना, आंदोलन करना, अपनी आवाज उठाना। कौन साथ देता है, कौन नहीं देता, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आपकी हिम्मत कायम है तो ये विश्वास है कि जीत भी अवश्य होगी। मैं आपको एक बात ये बता देता हूं, जब वो 3 कानून आए थे जो आपने सबने मिलकर वो वापस करवाए हैं, देश के लोग ये कहते थे, खास तौर पर बीजेपी वाले, कि अगर मोदी ने जो कर दिया उससे पीछे हटने वाला मोदी नहीं है। ये था नहीं बात, लेकिन ये भी बात है कि अगर ये लोग उठकर खड़े हो जाएं तो मोदी जैसे तानाशाह को वापस उल्टे पांव घूमना पड़ा, वो आपकी ताकत से घूमना पड़ा उसको। और ये वो आंदोलन जब शुरू हो रहा था, हमारे पास ये बात आई कि ये 3 कानूनों के लिए इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। तो सबसे पहले हमारी बात ये थी कि ऑर्डिनेंस जारी जब किया जाता है तो वो तो हालात अलग होते हैं। इन हालातों में ऑर्डिनेंस जारी करना बनता ही नहीं, कानून के हिसाब से ही नहीं कर सकते थे। अगर वो किया तो क्यों किया? आंदोलन, ध्यान से सुनिए, आंदोलन यहां से शुरू हुआ था। किसी ने उस दिन पहले दिन
वो ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं था। एक बात थी कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और सबसे पहले लोगों के अंदर बात ये आई थी कि ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, जब जारी किया जाता है जब कोई इमरजेंसी होती है, जब विधानसभा का या अपना लोकसभा का कोई सत्र आने की या बुलाने की व्यवस्था ना हो पा सकती हो, तब इमरजेंसी में वो किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर लोगों ने लड़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया। तो जब उसको स्टडी किया तो पता चला ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो किसान की जमीन लेगा, और उसके ऊपर लड़ाई शुरू हुई। आप सबको पता होगा कि पंजाब के अंदर 2 महीने लगातार ट्रेनें बंद रही, ये तो पता है ना आपको। 2 महीने लगातार ट्रेनें बंद रही। उस जो ट्रेनें बंद रखी गई 2 महीने लगातार, वहीं से वो आंदोलन खड़ा होना शुरू हुआ। लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये ट्रेन बंद क्यों है। तो बंद इसलिए है ये ट्रेन कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। लोगों की एक बड़ी बड़ी संख्या, जब हमने 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करने का कार्यक्रम किया, तो आपने सबने देखा। इसी के समानांतर एक और बात पड़ी है पंजाब के अंदर। वो जो शराब फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, एक ट्यूबवेल लगाया, उसमें से पानी निकाला, लगा के पानी गलत है, ये पानी तो खतरनाक है, इसमें से तो बहुत खतरनाक खराब तरह की बदबू आ रही है। ये क्यों आ रही है? एक आदमी ने देखा ना, जिस घर में वो ट्यूबवेल लगा एक ने देखा था, और उसने दूसरे को बताया कि यार भाई ये पानी देखो कैसा है। दूसरे ने तीसरे को बताया। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव इकट्ठा हुआ, और उस गांव ने वो कसम खाई कि इसको, इस फैक्ट्री की वजह से जब विश्लेषण किया गया कि इसकी वजह से ये पानी गंदा हुआ है, उन्होंने एक कसम खा ली थी कि हम इस फैक्ट्री को बंद करवाएंगे। और 6 महीने आंदोलन लड़ा उन्होंने। 6 महीने के बाद एक समय आया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने के हालात भी बने, उनके ऊपर मुकदमे भी लगाए, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई कि आपकी जमीन बेचकर उस फैक्ट्री वाले का जो आपने नुकसान किया है वो पूरा किया जाएगा 20 करोड़ की पूर्ति करने के लिए। तो दोस्तों, जब लोग उठे कि इतनी धक्केशाही नहीं करने देंगे, ये इतनी धक्केशाही नहीं हो पाएगी। मेरा ख्याल आपने देखा होगा, वहां पे सरकार ने उस दिन वो वीडियो बहुत वायरल हुई, एक गाड़ी तोड़ी जा रही है, लाठियां मारी जा रही है उस गाड़ी के ऊपर। उसके बाद एक ही किसान निकला उनमें से, एक ही, और एक जिस तरीके से उसने वो पुलिस के अधिकारियों मुलाजमों के ऊपर लाठी बरसाई एक आदमी ने, और सब मतलब उस मैदान को छोड़कर भाग रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब, आंदोलन फिर से खड़ा हो गया। आंदोलन फिर से खड़ा हुआ, और एक दिन सरकार को यह कहना पड़ा कि हम इस फैक्ट्री को बंद करने का ऐलान करते हैं। जीते लोग, एक आदमी से शुरू हुआ आंदोलन, और वहां जीत आपके सामने है। ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए, बहुत बड़ी दुनिया इकट्ठी होकर जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, सभी एकदम तो लोग खड़े नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए ना। और आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते होते इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंग्रेजों को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। और उसमें बड़ा पार्टिसिपेशन करने वाले आप लोग हो। पंजाब और हरियाणा है, आपका बहुत भारी सहयोग था उस आंदोलन में। पंजाब और हरियाणा का मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि ठीक बात है, सरकार की चालें चली गई, पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया,
वो एक साजिश के तहत हुआ था। उनको पता था, उनको इस बात का पता था कि अगर ये एरिया इकट्ठा रहा, इसीलिए दो बातें ध्यान देने वाली है इसमें। आप कैसे राजनीति की भेंट चढ़ते हो। आंदोलन के दौरान उन लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा आंदोलनकारी इस क्षेत्र से आ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा से। इस क्षेत्र को कैसे बांटा जाए ताकि ये शक्ति बढ़ जाए। उस शक्ति को बांटने के लिए आधा पंजाब पाकिस्तान में दे दिया, आधा पंजाब हिंदुस्तान में कर दिया। आपने देखा होगा दूसरा बड़ा स्टेट जो आंदोलन को पूरे भारत ने किया, वो पीछे नहीं थे, लेकिन दूसरा बड़ा आंदोलनकारी पार्ट कहाँ था? वो था बंगाल में, ज्यादा बंगाल में हो रहा था। उसको भी दो जगह पे बांटा है ना, पता है ना आप सभी को। उसको भी दो जगह बांटा, इसीलिए बांटा कि ये आंदोलनकारी लोगों की जो शक्ति है, जो ताकत है, अब इनको वक्त है कमजोर करने का। कमजोर करने के लिए दो जगह पे बांट दिया। आगे जाकर उसी बंगाल को 3 जगह पे बांट दिया और इधर पंजाब को 3 जगह पे बांट दिया। बांटा ना, ये एक साजिश चल रही है। हमारा और आपका जो रिश्ता है, इस आंदोलन ने मुड़ दोबारा जोड़ा है। सदियों से इन राजनीतिक लोगों की साजिशों के तहत हमारा जो रिश्तों में कड़वाहट पैदा की गई, वो इस आंदोलन ने, जो 13 महीने आप लोगों ने बैठकर लड़ा, एक साथ बैठकर लड़ा। और आपने सच में, हरियाणा ने, भले आंदोलन की शुरुआत ऐसा लगता है कि पंजाब की ओर से हो गई, नहीं, हरियाणा ने सहयोग किया। जब हम आ रहे थे ना, हमारे रास्ते में खाइयां खोदी जा रही थी सड़कों के ऊपर, तो वो आपके लोग थे, वो आप थे जो अपने ट्रैक्टर लेकर, अपने आदमियों के साथ, अपने कईयां कुदालियां लेकर वो खोदी गई खाई को पूरकर हमें लगाने का काम कर रहे थे, रास्ता दे रहे थे। अपने खेतों में से रास्ता दिया, तो वो कम नहीं रहे आप। और उससे भी आगे, जिस दिन आरएसएस वालों ने यहाँ पे बड़ा कांड करने का प्रयास किया, तब भी आपने, हरियाणा ने ये बात आकर कही थी कि अब पंजाब वाले पीछे रहे, ये हमारा काम है, इनसे हम निपटेंगे। आपकी खाप के, मुझे वो याद नहीं आ रहा कि खापों के नाम भूल जाता हूँ मैं, किसी एक खाप के प्रधान जी आए, उन्होंने ये कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर वो दोबारा आपके ऊपर पत्थर फेंकने का काम करेंगे तो हमारे से बढ़ना पड़ेगा उन लोगों को, आप पीछे रहिए। वो आपने सच में तो एक नहीं, बहुत मिसालें हैं इस मामले में आपने सहयोग जैसा किया। हाँ, ये बात जरूर है, हम ये कहते हैं ना कि पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा फिर छोटा भाई। तो छोटा भाई हमेशा थोड़ा चंचल तो होता ही है, उसमें ये तो बात है कि वो शरारती होगा, उसमें ये बात है कि वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव ज्यादा होगा। बड़े की लाइफ, जिंदगी का एक्सपीरियंस उसे थोड़ा ठंडा कर देता है। छोटे वाले की लाइफ, उम्र छोटी होती है, वो उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। वो हमेशा बड़ा, अगर किसी के साथ खेत में झगड़ा हो जाए, आप देख लो, खेत में किसी के साथ झगड़ा हो जाए, बड़ा ये कहेगा शांत रहो, छोटा कहेगा आप पीछे हटो यार, मुझे निपटाने दो इस मामले को। ये होती है ना बात। तो आप छोटे हो, आप ये इस बात का ये कोई आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, स्वाभाविक बात है, आपके खून के अंदर वो बात है। नौजवान है, जब हम आंदोलन कर रहे थे यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा हो जाता था, तो आपके जब लड़के और हमारे भी, पंजाब के भी, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा करते थे, इतना ठंडा से रहने से कैसे चलेगा जी, ऐसे करो वैसा करो, करना पड़ेगा। हम फिर उनको बिठाते थे, नहीं, जीतना है तो ठंडे रहना पड़ेगा। मैं एक बात आपको बता देता हूँ भाइयों, देखिए, मैंने आज मेरी आयु है जो
65 वर्ष की हो गई है। और ये भी बात है कि मैं जवानी में जब कॉलेज का स्टूडेंट था तभी से मैं आंदोलनों का पार्ट रहा हूं। आज 39 साल हो गए मुझे आपकी किसानी की बात करते हुए, और 39 साल के अंदर ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी रही, जितने भी आंदोलन शुरू किए हैं, लड़े हैं, एक भी आंदोलन, किसी आंदोलन के अंदर हमारी हार नहीं हुई। सब आंदोलन हम जीत कर उठे हैं। और इसका मेन चाबी यही है कि हम आंदोलन को उग्र नहीं होने देते। बच्चे तो हैं, बच्चे तो बच्चे रहेंगे, उनका तो स्वभाव है, उनका खून गर्म है, उनके बस की बात नहीं है, उनकी गलती नहीं होती। वो आयु का अंतर है यार, रहेगा वो। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को, नौजवानों को भी ठंडा रखकर, क्योंकि वो लोग जिस दिन आपके यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस देख लेना, यहाँ पे एक दिन यूथ इकट्ठा कर दो, सरकार कोई ना कोई ऐसा काम करेगी कि उनको प्रवोक करेगी, उनको उकसाएगी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि आज यहाँ ज्यादा संख्या में युवा है। वो प्रवोक हो जाएंगे, वो भटक जाएंगे, वो गड़बड़ जरूर कर देंगे, तो वो फायदा उठाते हैं उसका। आपके आंदोलन को शांति से जीतने का अब तो एक्सपीरियंस हो गया, अब तो कोई बाकी बात नहीं रही ना। क्यों भाइयों, बताओ यार रहने वालों, अब तो एक्सपीरियंस हो गया कि शांति से आंदोलन जीता जाता है। मैं और बात कहता हूं, चंडीगढ़ के अंदर आंदोलन चल रहा है ना, वहां से भी आवाज वही आ रही है कि शांति से जीतेंगे। फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन लड़ा, तब भी वही बात चली कि शांति से जीतेंगे। जब आंदोलन करोगे, आपकी आवाज लोगों के अंदर जाएगी, तब जाकर आपका आंदोलन बड़ा होगा। लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप बात किस बात के लिए लड़ रहे हो, कहानी क्या है, यह समझाना बहुत जरूरी है। मैं एक बात, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आप काफी समय से बैठे हो। देखिए, एसकेएम की ये मांग बन गई है, अब ये केवल आपकी अकेलों की नहीं रही है। हम इस पर सोच रहे हैं कि इसकी जड़ कहां पे है। इसकी जड़ वहां पे है कि सरकार ये चाहती है कि आपसे जो खेती करने वाले लोग हो, आप सबसे जमीन छीननी है और उस जमीन को कारपोरेट लोगों के हाथ में देकर आपको मजदूरों में कन्वर्ट करना है। आप मजदूर बनोगे, आपके जितने भी हाथ हैं ये काम करेंगे तो उनकी जीडीपी बढ़ने की जो इनका फार्मूला वो उस पर काम कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत लंबे समय से काम हो रहा। मैं उस दिन भी यह बात बोल कर गया था एक, कि देखिए 1951 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक संशोधन किया गया है, उसको आप उठाओ। वो तो संविधान के अंदर पड़ी है ना, बात लिखित में पड़ी है। और कोई कहीं से ये तो है नहीं कि वो मुझे ही पता, आपको नहीं पता लग सकेगा। आप पढ़ोगे तो आपको भी पता लगेगा। उस संशोधन का अर्थ यही है, उसमें यह कहा गया कि एक नया अध्याय और फिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और उसमें जितने भी कानून हो दर्ज किए जाएंगे, उन कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग कोर्ट नहीं जा सकेंगे। ये है उसमें। और उसमें आज कितने कानून फिट किए गए हैं नहीं पता, नियर अबाउट 250 के करीब कानून उसमें दर्ज कर दिए गए हैं। उसी में आपका भूमि अधिग्रहण भी उसी में फिट है। भूमि अधिग्रहण करने का जो कानून है वो भी उसी में फिट है। आप अपनी जमीन को, फसल का रेट लेना है ना, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाकर उसको भी उसी में फिट कर दिया
और आपकी जो फसलें आप पैदा करते हैं, गेहूं उगाते हैं और फसलें पैदा करते हो, उनको जरूरी वस्तुएं मानते हुए उनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर दर्ज करके उसको भी उसी में दर्ज कर दिया। आप अपनी फसल का भाव लेने के लिए, आप अपनी जमीन को जब वो छीनेंगे, अधिग्रहण करेंगे, उसको रोकने के लिए, फसल का पूरा भाव लेने के लिए, और जो जमीन वो अधिग्रहण करनी चाहेंगे उनको रोकने के लिए, मैं कह रहा हूं आपका कोर्ट जाने का राइट नहीं है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, समझ गए? तो फिर इसका मतलब जब आपका कोर्ट जाने का अधिकार ही छीन लिया गया है, तो क्या उसी दिन से आप गुलाम नहीं हो गए? बताइए, क्यों भाइयों? हो गए ना? तो फिर लड़ाई तो वहां खड़ी है ना, लड़ाई वहां खड़ी है कि उस संशोधन को वापस करवाना है। जब तक वो संशोधन वापस नहीं होगा तब तक ये ऐसा करते ही रहेंगे। मैंने एक बात कही थी ना कि आपसे जमीन छीननी है, उसी के माध्यम से, मैं उस दिन भी ये बात बोल कर गया हूं शायद, उसी के माध्यम से। देखिए, आपके पास पैसा हो, कर्ज ना हो आपके सर पे, आप जमीन बेचोगे? बताएं, नहीं बेचोगे ना। अगर आपके सर पे कर्ज इतना ज्यादा हो जाए कि आपको समय गुजारना मुश्किल हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर बेचोगे ना? क्यों भाई? मजबूरी बन जाएगी ना जमीन बेचना। तो उन लोगों को यह पता है कि आराम से ये लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन छुड़वाना है इनसे, तो इन लोगों को सबसे बढ़िया फार्मूला है कि इन लोगों को कर्जदार किया जाए, कर्जाई किया जाए, इनके ऊपर कर्ज चढ़ा दिया जाए। और कर्ज चढ़ाने का भी एक फार्मूला है, नहीं पता बहुत सभी लोगों को। अब जो हमारे दुश्मन लोग हैं, हमारे विरोधी हैं, वो ये बात करते हैं, अगर कर्ज की हम बात करते हैं, देखिए जी, किसान कर्ज ले लेते हैं, अब कहते हैं हम वापस नहीं करेंगे, अब कहते हैं हमें माफ किया जाए। ऐसे गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना लिए इन्होंने। ऐसी नहीं है बात। कर्ज होने की वजह क्या है वो बात समझिए। जो आपकी, ये पढ़े लिखे लोग समझे, बहुत आराम से समझ सकते हो। जो आपकी फसल का भाव तय करने वाली समिति है, उसको आदेश है कि जब आप इनकी फसल का खर्चा निकालोगे तो उसके हिसाब से जब सिफारिश करोगे हमें, जितना खर्चा निकले उससे कम 20% कट लगाकर सिफारिश की जाएगी। ये हदायतें हैं लोगों को। तो जब 20% कट लगाकर करेंगे, अगर आपका 1000 रुपया रेट मान लीजिए खर्चा आता है, तो फिर सिफारिश कितनी करेंगे? 800 रुपया। जब 800 रुपया सिफारिश करेंगे तो देने वाले 800 थोड़ी देने वाले हैं। उनको भी अधिकार है कि आप 3%